शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है। दुरूद उन पर जिनके कदमों की चमक चांद सितारों पर नजर आए, जिधर से वो गुजर जाएं वही राह चमक जाए, धमक जाए, महक जाए, बने रौनक की गुलजार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवार खान यूसुफजई प्रोग्राम डायलॉग 99 में हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जब काबे पर हमला होता है तो पुकारा पाकिस्तानी फौज को जाता है। नाज़रीन, जब काबे पर हमला होता है तो पुकारा पाकिस्तानी फौज को जाता है। जब कुवैत पर हमला होता है तो पुकारा पाकिस्तानी फौज को जाता है। जब अज़रबैजान पर हमला होता है तो पुकारा पाकिस्तानी फौज को जाता है। जब अफ़गानिस्तान पर हमला होता है तो पुकारा पाकिस्तानी फौज को जाता है। जब कश्मीर पर हमला होता है तो मदद के लिए पुकारा पाकिस्तानी फौज को जाता है, क्योंकि यही पाकिस्तानी फौज है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फौज और 5वें नंबर पर रैंकिंग के हिसाब से आती है, जिसकी तादाद 6,20,000 है। रैंकिंग, आलमी रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी फौज 11वीं और सबसे ज्यादा ताकतवर फौज है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी फौज और एजेंसी वो वाहिद फौज और एजेंसी हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के तमाम नेटवर्क्स को सिर्फ 10 साल के अरसे में कुचल के रख दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये चैलेंज लीबिया को, शाम को, यूनान को भी हासिल था, मगर वो नाकाम रहे और खाना जंगी का शिकार बनते गए। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जब हमला किया, उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो चवंडा का मुहाज हो, चाहे वो आपका कारगिल का मुहाज हो, पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन हिंदुस्तान के नापाक इरादों को हर दफा नीज तो नाबूद कर दिया। और पिछले साल 2019 27 फरवरी को भी जब हिंदुस्तान ने अपने जंगी जहाज भेजे तो पाकिस्तानी पायलट ने, एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के जहाज को जमीन बोस करके रख दिया, जिसकी कामयाबी को तस्लीम पूरी दुनिया ने किया। मगर अफसोस के साथ, सद अफसोस कि पाकिस्तान के कुछ सियासतदान, अयाज सादिक जैसे लोग जो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि सिपा सलार की टांगे कपकपा रही थी, चेहरे पे पसीना था, माथे पे पसीना था। मैं अफसोस के अलावा और मैं नोहे पढ़ने के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये बात कर रहे हैं मौसूफ सिपा सलार के बारे में। अरे सिपा सलार तो बहुत दूर की चीज़ है, बहुत आगे की चीज़ है। मैं बात करता हूँ सिपा सलार की नहीं, सिपाही मकबूल हुसैन की, जिसको हिंदुस्तान ने कैद किया, जिसको हिंदुस्तान ने जुल्म में लिया, बर्बरियत और जबर का निशाना बनाया, मगर फिर भी उसने एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, पाकिस्तान के एक राज भी नहीं उगले, यहां तक कि उससे पाकिस्तान की बुराई करने का कहा, मगर उस सिपाही ने पाकिस्तान की बुराई नहीं की। हालांकि उसकी ज़बां भी काट दी गई उस सिपाही की, मगर उस सिपाही ने अपने ज़बां के कटे हुए टपकते लहू से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। यह है पाक फौज के सिपाही। और सिपा सलार की बात करना तो बहुत आगे की बात है, बहुत दूर की बात है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सरवर राजपूत साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी कराची। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से? मिजाज कैसे? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। सरवर राजपूत साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। सर, ये बात तो पूरी कौम के सामने आया है कि अभिनंदन को इसलिए छोड़ा कि पूरी दुनिया को ये बताना था कि हम पीस लवर हैं, हम पीस मेकर हैं। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ़ की कि पाकिस्तान ने अमन का मुजाहरा किया, आला ज़रफ़ियत का मुजाहरा किया, मगर इस एक्शन को पाकिस्तानी फ़ौज के और पाकिस्तान के गलत ज़ुमरे में लिया जा रहा है, गलत असर दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज, मैं ये बोलना भी नहीं चाहता अपनी ज़ुबान से कि बुज़दिल है, मगर यही इस फ़ौज को बुज़दिल कह रहे हैं जिसके डंके पूरी दुनिया में बजते हैं, जिसकी तारीफ़ पूरी दुनिया में होती है। उस पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सलार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभिनंदन को छोड़ दिया डर के मारे। सर, हमारे पास तो मौजूद कुलभूषण यादव भी कोई आगे छुड़वा के चले जाए, आ जाए कोई छुड़वा ले।
कहाँ कहाँ का जोर नहीं लगा लिया हिंदुस्तान ने, मगर अभी तक छुड़वा नहीं पा रहा कुलभूषण यादव को, और वो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ ये सारी बातें कर रहा है। आपका क्या तज़किया है? पहले तो अनवर साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे 99 पे मदऊ किया और मैं यहाँ आया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, दूसरी बात ये है कि आज अगर ये बात कर रहे हैं इसके हवाले से, अभिनंदन के हवाले से भी, तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि नवाज़ शरीफ का शायद दूसरा दौर था, उस वक्त भी एक जासूस को पकड़ा गया, उसको पकड़ा गया था, तो इसी वजह से छोड़ दिया गया था कि दुनिया के अंदर एक अच्छा वो जाए। अगर ये करें तो गुड विल होकर अब इस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर अगर अभिनंदन को छोड़ दिया गया है कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया में जाए कि हम अमन चाहते हैं, और इसके ऊपर अगर ये तनकीद कर रहे हैं तो इनको अपने माजी की सारी चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। माजी के वो अदवार भी याद रखने चाहिए कि जिसके अंदर ये इंडिया के अंदर जाकर पाकिस्तान की तमाम राज ये लोग वहाँ पर देते रहे, और जितने भी कश्मीर के मुजाहिदीन थे उनके राज भी इन्होंने जाके इंडिया में दिए। तो इन्हें माजी की वो चीज़ें भी याद रखनी चाहिए कि जब इस मुल्क से रहमान डेविस को छोड़ा जा रहा था, जिसने पाकिस्तानियों को शहीद किया था, तो उस वक्त भी इनको सोचना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के इस बका की खातिर हम मुखालिफ दुश्मन कुव्वतों का साथ देते हुए जो गैर मुल्की हम उनका साथ दे रहे हैं, तो उस वक्त इनको क्या पाकिस्तान की बका याद नहीं आ रही थी? आज अगर अभिनंदन को छोड़ा तो हमने तो एक मैसेज दिया था, और वो मैसेज पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी सियासी और जो भी अमन की बात की जा रही है वो बदल चुकी है, क्योंकि माजी के अंदर जो इन्होंने पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान का चेहरा लोगों के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान अमन के लिए काम कर रहा है, और पाकिस्तान की जो सालमियत है वो आज दुनिया में उठती नज़र आ रही है। पाकिस्तान की मईशत नज़र आ रही है, पाकिस्तान की तमाम वो चीज़ें जिसको कल हम ये कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी। मैं ये समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जो भी ऐलान किया उससे पूरी दुनिया ने वहाँ पर खड़े होकर लब्बैक कहा। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि नवाज़ शरीफ के उस अदवार के अंदर जब नरेंद्र मोदी पूरे जहाज़ के काफ़िले के साथ बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़ों के इसके घर पे तशरीफ़ ला रहे होते हैं, तो क्या पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा नहीं हुआ रहा? इमरान खान की गवर्नमेंट में अली ऐलान दुनिया कोई कहने को तैयार नहीं थी, दूसरे ममालिक कहने को तैयार नहीं थे। हमने ये कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो तमाम इस्लामी ममालिक के स्टेटमेंट आए, तो आपकी दुनिया आपके साथ खड़ी हो रही है ना। अच्छा, इन्हें प्रॉब्लम ये है कि ये समझते हैं कि अब इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर आवाम ने अपने वोटों के दलियन को मुस्तरद कर दिया। जब इन्हें मुस्तरद कर दिया तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि इनकी करप्शन के चर्चे पनामा से शुरू जो हुए थे और जो तमाम सबूत बाहर मंजर आम पर आए, लोगों को नहीं मालूम था कल तक। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी जो लोगों के अंदर एक शऊर लेके आई, लोगों को मालूम चला, वरना ये तो 10-12 साल से मुसलसल सियासत भी कर रहे थे, और ये 40 साल से मुसलसल पंजाब में भी और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। मतलब लोगों को एक बेवकूफ़ बना रखा था कि सुहाने सपने दिखा के, सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान कर्जे में धंसता हुआ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, पाकिस्तान के PIA को तबाही की तरफ लेके चले गए, पाकिस्तान के स्टील मिल को तबाही की तरफ लेके चले गए। पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं छोड़ा कि जो गिरवी ना रख दिया, वो पैसा तो आवाम से निकाला जा रहा था ना। अब जब इनके तमाम चीज़ें हक़ाइक़ पे आई, आवाम के सामने आई, तो अब ये परेशान है। अब ये सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ इसलिए बोल रहे हैं कि इस मुल्क में अनारकी हो, इस मुल्क में इंतशार की फ़िज़ा कायम हो, और किसी तरीके से गवर्नमेंट को तोड़ा जाए और दोबारा इलेक्शन कराया जाए। सर, इनका इख्तलाफ आपसे होगा, अपोजिशन में है, इनका इख्तलाफ अगर बज़ाहिर होना चाहिए आपकी पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होना चाहिए। ये इदारों को क्यों ललकार रहे हैं, ये वजह समझ नहीं आ रही। देखिए, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आवाम एक पेज पे खड़ी है, पाकिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है, और इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये जिन इदारों पर आई तनकीद कर रहे हैं, ये कल उन्हीं की गोद में बैठ कर सियासत में आए थे।
आज इनको तनकीद करते हुए सोचना चाहिए कि कल उन्हीं की गोद में आप जनरल ज़िया कियानी के साथ बैठकर सियासत में आए थे। आपका तो क्राइटेरिया था ही नहीं सियासत में आने का, लेकिन बात ये कि आप इदारों पर तनकीद कर रहे हैं तो ये इनका बयानिया अच्छा, ये मुसलसल हो रहा है, ये मामला ना मुसलसल हो रहा है। ये पीडीएम जो बनी है इनकी, तब से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। कभी पाकिस्तान के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लग गए मीडिया के सामने, फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा भी, फिर दीगर लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान ये सियासी इख्तलाफ रखे हैं ना, ये इदारों के साथ क्यों इख्तलाफ करे जा रहे हैं? देखिए हमारे साथ बात यह है कि अगर आप माजी में चले जाए ना, इनके जो वारसेन थे मुस्लिम लीग के शरीफ साहब, साद रफ़ीक के रफ़ीक साहब, अशिकज़ई के वालिद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब, जो ये कहते थे कि यार पाकिस्तान बनाने में अच्छा हम लोग शामिल नहीं हैं। अवामी नेशनल पार्टी के बादशाह साहब, जिसने पाकिस्तान की ज़मीन पे अपने आप को दफन होना पसंद नहीं किया, इनका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान मुखालिफ रहा है माजी में, और ये वो पूरी की पूरी नस्ल आज पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही काम कर रही है। इसीलिए कर रही है कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाया जाए, और इसकी मद में जितना पैसा इन्होंने लेना था, डॉलर लेने थे, वो लिए इन्होंने। और लेने के बाद अब ये कहेंगे ना कारगिल का पूरा सिस्टम, अगर ये बात करें तो नवाज शरीफ का दौर था ना, कारगिल तो हमने फतह कर लिया था। जिन सिक्योरिटी इदारों की ये बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल फतह कर लिया था। ये भाग कर बाहर अमेरिका क्लिंटन के पास गए कि यार किसी तरीके के फ़ौज को वापस करा के मुशर्रफ को बोल के फ़ौज वापस कराई जाए। तो ये मुल्क से गद्दारी नहीं तो और क्या था। तो ये माजी में भी मुल्क के गद्दार थे, आज भी मुल्क के गद्दार है। और जो बयानिया इनका चल रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका जो मुस्तकबिल है वो भी मुल्क में सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ गद्दारी के मरतकब हो रहे हैं। असल कहानी फिर सिर्फ ये है कि इस सिक्योरिटी इदारों को टारगेट कर कर पाकिस्तान में एक अनारकी की फ़ज़ा फैलाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी आर्मी के साथ खड़ी हुई है, अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई है। और ये आज नहीं, ये माजी में भी लोगों ने देखा, जब भी किसी ने पाकिस्तान की आर्मी पर तनकीद की, पाकिस्तान की कौम अपनी आर्मी के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। पाकिस्तान की कौम तो रोज़े अव्वल से पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़ी हुई है, ये आपने वजह फरमाया। इसके अंदर 0.5% भी शक नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोग हुकूमत में भी हैं, खान साहब क्या इक़दामात होंगे उनके इन लोगों के ख़िलाफ़ इस बयान के बाद अयाज सादिक के? क्या वो कदम उठाएंगे इन लोगों के ख़िलाफ़? एक तो पहले इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, फिर उसके बाद मुल्क की मईशियत को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, अब मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से बेइज्जती पूरे पाकिस्तान की। ये सिर्फ उन्होंने इदारों को नहीं बुरा कहा है, ये पूरे 22 करोड़ अवाम की तजलील की है हिंदुस्तान के अंदर। आज हिंदुस्तान का मीडिया हर जगह लगा हुआ है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने में। इमरान खान साहब क्या आप कदम उठाएंगे? आपकी काफ़ी मुलाकातें हैं खान साहब से, आपका राब्ता भी है इमरान खान साहब से, क्या आप बताएंगे कि अभी मुस्तकबिल में इन लोगों के साथ होने क्या वाला है? आज तक की जो भी सिचुएशन है आपके सामने, इनकी तमाम करतूत अवाम के सामने लाने में ही इमरान खान का पूरा किरदार है। अवाम के सामने जो भी इन लोगों ने किया था माजी में, वो सब कुछ लेकर आए तो लोगों को पता चला कि इनका किरदार क्या है। अभी जो अयाज सादिक ने असम्बली फ्लोर पे कहा, नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के कहा, मरियम नवाज ने जलसे में कहा, इनके खिलाफ एक्शन होगा। और इनके खिलाफ एक्शन मरियम नवाज के शोहर ने और नवाज शरीफ के दामाद ने मदद कायद की भी इनके खिलाफ एक्शन होगा। और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान के जितने भी पार्टीज़ के अंदर मुख्तलिफ पार्टी से जो गद्दार हैं, वो कौम के सामने उनका चेहरा लेके आया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ा एहतसाब भी किया जाएगा, ताकि आइंदा कोई भी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट देने की हिम्मत ना कर सके। क्योंकि बाहर की दुनिया को हम ये मैसेज देना नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमन आ चुका है। आप FTF में जब भी ग्रे लिस्ट के अंदर, जो ब्लैक लिस्ट के अंदर जो पाकिस्तान के उन्होंने नाम डलवाने की कोशिश की, बहुत तेज़ी से 2 साल के अंदर 21% आप उसको क्लियर कर चुके हैं, ताकि मुल्क पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर है, ब्लैक लिस्ट से भी बाहर है। पहली मरतबा हमने ये देखा कि असम्बली के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने के लिए वोटिंग के अंदर वोट डाला।
तो अवाम तो सारी चीज़ें देख रही है कि ये मुल्क के वो गद्दार लोग हैं कि जो वोट के ज़रिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए थे। ये बयानिया टोटल का टोटल इंडिया का था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इंडिया इस पर काम कर रहा था और उसके जो आलाकार थे वो पाकिस्तान की असम्बली के अंदर टोटल आपको नज़र उस दिन आ गया जब उन्होंने वोट कास्ट किया गया। तो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह बहुत सख्त एहतसाब होने जा रहा है। फरमाया, मैंने इंट्रो में भी ये बात को वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एजेंसी वो वाहिद फ़ौज और एजेंसी है पूरी दुनिया में जिसने 10 साल के अरसे में दहशतगर्दी के अंदरूनी तमाम नेटवर्क्स को कुचल के रख दिया। ये कोई आम बात नहीं है नाज़रीन मोहतरम, ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। यही चैलेंज इराक़ को भी था, यही चैलेंज शाम को भी था, यही चैलेंज लीबिया को भी था, यही चैलेंज यमन को भी था, मगर वो नाकाम रहे और खाना जंगी का शिकार हो चुके हैं। ये तो क्रेडिट पूरा फोर्सेस को जाता है जो उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस मामले से बाहर निकाला है। मगर मईशियत डूबी हुई है, सब यही बात कर रहे हैं कि मईशियत को बढ़ना चाहिए, मईशियत का तबाह हाल है। जब खान साहब जीते थे, पीटीआई जीती थी 2018 में, मुझे यूँ महसूस हुआ था कि अब रिवायती सियासत ख़त्म होगी। आज तुम्हारी बारी, कल मेरी बारी, फिर परसों तुम्हारी बारी, तरसों मेरी बारी, फिर तुम्हारी बारी, मेरी बारी वाली सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब मुल्क आगे बढ़ेगा। अब मुझ जैसा नौजवान को हाजत पेश नहीं होगी कि मैं बाहर ममालिक में जाके जॉब करूं। ये मुझे महसूस हुआ था और हर नौजवान को, हर पाकिस्तानी को महसूस हुआ था कि अब रिवायती सियासत का खात्मा, अब पाकिस्तान खुशहाल होगा। अब मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाके ग्रीन कार्ड दिखाऊंगा तो मेरी इज्जत होगी। मगर सर 2.5 साल गुजर चुके हैं, क्या मामला है, किस तरफ जा रहा है मामला? तबाही की तरफ ही है मईशियत, और तब्दीली की तो भी नज़र नहीं आ रहा है हमें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप असल में एक तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है, खसारा कम हो चुका है, ये तो आपका पूरा स्टेट बैंक का स्टेटमेंट है। लेकिन मैं एक सवाल एक मीडिया से भी करने की मैं कोशिश करूँगा कि एक चीज़ अगर मैं यहाँ से मुझसे टूट जाती है तो आप कितनी जल्दी जोड़ सकते हैं इसको? इस चीज़ की नौयत पे है, नौयत में ना पाकिस्तान का पूरा सिस्टम क्रैश करके इन्होंने रख लिया। अब पाकिस्तान का पूरा दिवालिया इन्होंने रख लिया। पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा इन्होंने नहीं छोड़ा कि 60,000 अरब जो हमें देना पड़ता था, क्या कहते हैं, कर्जे की सूरत में, तो वो पाकिस्तान का पैसा कहाँ से लेके आते हैं? महंगाई है, हम सब मानते हैं कि इस टाइम महंगाई है, लेकिन आस्ते आस्ते स्टैब्लिश कर रहे हैं मुल्क को। लेकिन ये महंगाई का नहीं, क्या इससे पहले माजी में 140 रुपये चीनी नहीं बिकी? नहीं बिकी जरदारी के दौर में। मगर आप क्या आप चीनी को ले सकते हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ सर, मैं वहीं आ रहा हूँ, अशिया की बात कर रहा हूँ। मैं आम अशिया में आ रहा हूँ ना। क्या आटा लाइन में लेके लोग बेचारे शहीद नहीं हो गए, मर नहीं गए? एक आटे की थैली के लिए लाइनों में लोगों को आटा दिया जाता था। अब तो हर चीज़ दुकानों पे मैसर तो है ना। क्या लोगों को गैस के एहतजाज के अंदर घरों में पुलिस को घुसेड़ के ख्वातीन से फैसलाबाद में बच्चे में तो आप लोगों को चुना है, तो हमारे साथ हुई है, जब भी तो आप लोगों को मुंतखब किया। अगर आप लोग भी कंपैरिजन उन्हीं लोगों के साथ करें जिनको आप कहते हैं कि करप्टेड लोग हैं, तो फिर क्या फर्क रहेगा? आवाम तो कहेगी कि उनको ही चुन लेते हम, आपको क्यों चुना फिर, जब आप उन्हीं के ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन हमें अगर आवाम ने वो इसी का जवाब नाज़रीन मोहतरम एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे लेंगे। थोड़ा सा इंतजार, फिर आपके साथ आते हैं। मैं हूं यूनुस खान। जिंदगी में कुछ फैसले मुनासिब वक्त पे किए जाते हैं, जैसे कि मेरा ये फैसला जो मैंने सही वक्त में किया। अम्मार आइकॉन टावर, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन रिहायशी प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल, जहां है दौरे जदीद के तमाम सहूलियात। आसाइश और रिहाइश साथ साथ। तामीराती काम तेजी से जारी। पहले विजिट करें, फिर फैसला करें। मेरा एतमाद अम्मार डेवलपर एंड बिल्डर्स।
करा लिया है और आपने बुकिंग सिर्फ 45,000 से और महाना किस्त सिर्फ 12,000। अभी बुकिंग कराएं अमार आइकॉन टावर्स में और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। Cell number 0309 222 9914 0330 3587 119. Phone number 021 364 03312 and 4. वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम। हम मौजूद हैं डायलॉग 99 में। हमारे साथ मौजूद हैं सरवर राजपूत साहब। सरवर राजपूत साहब, आपसे मैं ये सवाल कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि ज़रदारी हुकूमत में आटा इतना महंगा था, चीनी इतनी महंगी थी, दाल इतनी महंगी थी। सर, तो महंगी थी जब भी तो आपको चुना है। आप भी वही बात करेंगे कि पुरानी महंगी थी, मतलब पुराने वालों ने करप्शन की तो हम उनसे करप्शन कम कर रहे हैं तो हमारी तायद की जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 40 साल के अदबार में ये लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ एक दूसरे का पेट भी फाड़ रहे थे, लेकिन दोनों कभी ले और कभी दो की गवर्नमेंट इनकी थी। एक दफ़ा वो, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा वो, एक दफ़ा यो। ये सारे ज़माने की करप्शन अगर आप समझते हो कि 2 साल में ख़त्म हो जाए, कोशिशें की जा रही हैं और इंशाअल्लाह थोड़े दिन में ही, थोड़े अरसे में ही आपको तमाम मैशत के अंदर तब्दीली नजर आएगी। 2 साल में वही आ रहा हूँ, 2 साल। अब आप ये देखें कि आप यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, 68 रुपये चीनी बिक रही है, 400 रुपये का आटा बिक रहा है। ये वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ जो बैठे हुए हैं। ये माजी के तो सारे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, माजी की गवर्नमेंटों के लोग हैं ना। अब आप अगर ये समझते हैं कि पूरे सिस्टम को एकदम उखाड़ पछाड़ कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आस्ते आस्ते तमाम चीज़ें सेटल हो रही हैं। अब अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर कब्ज़ा डालने के लिए, ग्रिप डालने के लिए हमने अपनी टाइगर फोर्स को भी एक्टिव किया है ना। सिंध में टाइगर फोर्स को हमारी सिंध गवर्नमेंट होने नहीं दे रही है। तमाम लिस्टें चेक की जा रही हैं और जहाँ जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है वहाँ छापे भी डाले जा रहे हैं। तो माजी की 40 साल के हुक्मरानों की ब्यूरोक्रेसी को सही करने में थोड़ा सा तो वक्त चाहिए ना। अगर आप समझें कि मैं मकान तोड़ के जल्दी बना लूँ, टूटना बड़ा आसान होता है। सर, ये थोड़ा सा वक्त आप लोगों के लिए आपकी ज़ुबान में क्या होता है? नहीं, इंशाल्लाह इसी पीरियड के अंदर हम आपको नया पाकिस्तान देंगे जो हमारा वादा था। इसी सदी के अंदर? नहीं, इसी 5 साल के पीरियड में। और आप खुद कहेंगे कि वाकई वो पाकिस्तान है जिसका हमसे वादा किया गया। आपके बच्चे नया पाकिस्तान में घूमेंगे या इसी पाकिस्तान में घूमेंगे? नहीं, पाकिस्तान तो यही होगा। नए पाकिस्तान का मकसद है कि मुल्क में तब्दीली आ जाएगी, मुल्क के अंदर मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। मुल्क में जो हमने वादा किया था कि एक निसाब तालीम लेके आएंगे, उन चीज़ों में सब पे काम हो रहा है ना। हमने अभी 36 लाख से ज़ायद लोगों को 12,000 रुपये के हिसाब से पैसा दिया है। हमने वो नहीं किया कि हमने मिनिस्टरों के हाथ में पैसा पकड़ा दिया हो। हमने वो नहीं किया कि हमने उनके लोगों को हाथ में रकम दे के उन्होंने चाचियों को, फुफियों को, ताइयों को, सारों को भेज दिया। चेक एंड बैलेंस का आपके एहसास प्रोग्राम का क्या सिस्टम था? मैं तो देख रहा था, मेरे सामने मैं नहीं शाहिद हूँ इस बात का। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखे जिनकी इनकम में 35,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, जिनके कारोबार बेहतरीन चल रहे हैं, वो भी एहसास प्रोग्राम की लाइन में खड़े हुए थे। आप लोगों का चेक एंड बैलेंस का क्या सिस्टम? वो तो लेकिन जो पूरा नादरा से मुंसलिक था और 80% मैंने गरीब गुरबा के लोगों के हाथ में जाते हुए देखा। सोशल मीडिया पे भी चले जाएं, मीडिया पे भी चले जाएं, उस वक्त जब हो रहा था और तमाम लोग खुश थे। सिंध का हारी भी हो या पंजाब के गांव के ज़मींदार लोग भी हों, तमाम खुश थे कि हमारे पास रकम पहुंची है। इतने बड़े काज के अंदर 5% अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सही होने में टाइम नहीं लगेगा, वो भी सेट हो जाएगा। लेकिन गरीब लोगों के पास पैसा गया, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के गरीब गुरबा लोगों के पास पैसा गया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा भी नाम आ गया हो, ऐसा नहीं कि आपका भी नाम हो गया। मतलब जो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ने आपको माशाअल्लाह इस्टेब्लिश किया हुआ है, लेकिन उन गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ जो किराए के मकानों में। पैंडेमिक ने, कोरोना ने तो बड़े बड़े अमीरों को गरीब कर दिया था। कोरोना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात थी सर, आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, सबसे ज़्यादा गरीबों में राशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकसीम किया। ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट के बैग ज़रूर आए, DC से बैग तो ज़रूर मिले, लेकिन उसमें सामान नहीं था, उसमें थोड़ा सामान था, वो गरीबों के साथ मजाक किया गया था और अरबों रुपया इसी मद में सिंध गवर्नमेंट ने खाया और करप्शन की। जो उनका माजी के अतबार रहे वो अभी भी वही कर रहे हैं। यही वजह है कि जब भी आपने एक सवाल किया,
हमने NDMA के साथ मिलकर 6 रुकनी कमेटी बनाई ना कराची को तमाम तरक्याती पैकेज देने के लिए, नालों को सही करने के लिए। आपके सबसे बड़े मामलात के अंदर अगर कोई दखल अंदाजी कर रही है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह काम ही नहीं करना चाहते। वो इसलिए नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि ये हालांकि हेड वही करे। उनसे हम इंटरव्यूज ले रहे हैं, वो ये तो यही बात कह रहे हैं कि हमें इख्तियारात नहीं, हमें बजट नहीं मिल रहा, पूरी फंड नहीं मिल रहा, हाँ यही कहानी ना। इस कमेटी बनाने का मकसद यही था कि जो पैसा वफाक से आएगा इन 6-7 लोगों के साइन से बाहर निकलेगा। अभी भी हालिया में आपसे अगला सवाल मेरा यही था, और ये इस प्रोग्राम की जान है ये सवाल कि आप कौन से शहर में रहते हैं? कराची में। कराची की सूरत हाल सबके सामने आया है। किसने खराब की? आप मीडिया से वापस किसने खराब किया? आप बता दें किसने खराब किया? इस शहर के अंदर हुक्मरानी क्या पीपल्स पार्टी की ये 18वीं तरमीम के साथ जो 10-12 साल हो गए। कितने आप लोगों की सीट्स हैं कराची के अंदर, ये बता दें मुझे जरा। MP MLA का इसमें 18वीं तरमीम के बाद किरदार मुझे बताएं ना सर। हल्के हैं जिस हल्के, मेरा सवाल का जवाब भी सुन लेना। हल्कों से कि हल्के में MLA फंड आया जितना उनके 15 करोड़ रुपये वो अपने इलाके में काम करा रहे हैं। जहाँ पर भी रोड बनाने वो बना रहे हैं, सेवरेज के निज़ाम को सही कर रहे हैं। लेकिन आप ये तो कम अज़ कम देखें ना कि 18वीं तरमीम के बाद वाटर एंड सेवरेज बोर्ड किनके पास है, KBCA जो थी SB से बन गई वो किसके पास है, और ये सेहत का जो महकमा है वो किसके पास। जो बुनियादी काम गरीब लोगों के होने चाहिए इलाकों में वो तमाम के तमाम इदारे 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास है। और सिंध गवर्नमेंट कराची में काम ही नहीं करना चाहती। अगर वो इस काबिल होती तो इंटीरियर सिंध में काम ना कर लेती। एड्स के मरीज बच्चे मर गए बेचारे नवाब शाह के अंदर वो। तो फिर इस बात से ये तो साबित नहीं है कि कराची में काम नहीं करना चाहती, वो पूरे सिंध में काम करना नहीं चाहती, पूरे करना चाहती। करप्शन है। अगर आप कहें टंडो अलायार का भी यही हाल है, मीरपुर खास का भी, हैदराबाद का भी यही हाल है। यूनिवर्सिटी नहीं है मीरपुर खास में, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही है। ये तो पूरे सिंध के साथ मामला है। तो वो उनसे ये सवाल किया जाए क्यों नहीं काम कर रही सुनो हुकूमत। वो कहते हैं हमें बजट पास नहीं करके दिया जा रहा, हमें हमारे पास फंड नहीं आ रहा। NFC अवार्ड के हवाले से वफाक पैसा देती है हर सूबे को। ये तो आपके भी लम्हे है ना कि हर सूबे को पैसा दिया जाता है। लेके आए ना उसका पूरा बजट सामने कि जितना भी हर सूबे को NFC अवार्ड के साथ पैसा ठीक है। आप सवाल का जवाब पूरा कर लो। आपने ये बात बोल दी कि बजट देती है, कि किसी हद तक आपके इस बात को तस्लीम भी कर लिया जाए। अभी कराची में बारिश हुई, तबाही मची है, माओ की गोद उजड़ी है, बहनों के भाई डूब गए, बच्चे बड़े बूढ़े सब मुतासिर हुए। कच्ची आबादी गया, डिफेंस के घरों तक में पानी गया है, तमाम तर लोग परेशान थे। कराची के लिए इमरान खान साहब आए 5 घंटे के लिए, उन्होंने 1100 अरब का ऐलान कर दिया। अब मैं हर एक बंदे से पूछ रहा हूँ मगर कोई मुझे जवाब नहीं दे पा रहा है इस बात का, वो 1100 अरब कैसे आएंगे, गायबाना तौर पे आएंगे। अभी तक सब खामोश हैं सर, सब खामोश हैं। 1100 अरब पे कोई बात नहीं की जा रही। अब वो कब आएंगे, कैसे आएंगे? कराची अगले साल तक का इंतज़ार करे या फिर अगली बारिश का इंतज़ार करे, फिर डूबे, फिर वही ऐलान होगा। फिर ऐलान तो सब कर देते हैं, ऐलान पे अमल दरामद क्या हो रहा है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने तो आपके सवाल से पहले इस चीज़ का जवाब दे दिया कि जब खान साहब कराची आए थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और 1100 अरब रुपये का ऐलान हुआ था, उस हवाले से एक 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसमें 2 वफाक के नुमाइंदे थे, जिसमें आदमी के लोग थे। ये बाकायदा सब मिलकर इनको काम करना चाहिए था। अब जब सिस्टम आज का इसका हेड करने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह को जिम्मेदारी दी गई थी। तो जो चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं, आप जहाँ प्रॉब्लम में वो लिख कर राइटिंग करके उस कमेटी में रखे तो सही। उन्होंने तो एक मीटिंग के अलावा दोबारा मीटिंग बुलाना ही पसंद नहीं किया है। जब आपको एक टास्क दे दिया गया कि शहर को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप एक मीटिंग बुलाकर तमाम चीज़ें पेपर वर्क पे लाने के बाद ऊपर फॉरवर्ड करें ताकि जो भी मामला है उसको देखा जाए। एक मीटिंग के अलावा उसने तो वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने एक मीटिंग के अलावा दोबारा बुलाना ही पसंद नहीं किया। तो फिर कौन इसके लिए काम नहीं करना चाहे शहर के लिए? और जिस पानी की आप बात कर रहे हैं ये तो पूरी कराची इसमें डूब गया था। उस वक्त भी FW का पूरा महकमा वफाक ने भेजा था, आपके तमाम नाले साफ करवाए थे, वरना शहर का पूरा वज़ीर ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। तमाम वो इदारे को जो मरकज़ ने भेजे थे वो काम कर रहे थे। ये तो सिर्फ इस बात पे लगे हुए थे कि ज़्यादा बारिश आती है ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश आती है कम पानी आता है। इन्होंने तो ये कह कि कौम को खुद काम खामोश करा दिया गया। और आपके सईद गनी साहब नेशनल स्टेडियम के बराबर में उस रोड पर तस्वीरें भेज रहे थे जो सूखा हुआ था कि हमारे पास तो बिल्कुल क्लियर रोड है। झूठ की बिना पे जो सियासत होती है ना वो आज भी होती है, जो इस
सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा से की और कर भी रही और करती भी रहेगी। सर मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल पाया कि 1100 अरब, मैंने अभी तो आपको बता दिया, 1100 अरब में जो आप बात कर रहे हैं पैकेज की, वो कराची, वो 1100 अरब के अमल दरामद और कराची की बेहतर शक्ल कब निकल पाएगी? सर मैंने आपसे अभी बताया, आपने तो पूरा सिंध हुकूमत के ऊपर नहीं, आप भूल रहे हैं। मैंने आपको अभी ये बात बताई कि एक 6 रुकनी कमेटी बना दी गई थी इस 1100 अरब के ऐलान के बाद, जिसमें अली जैदी साहब भी थे, अमीन उल हक साहब भी थे, हमारे सुन लेना। इसको हेड वज़ीर आज़म मुराद अली शाह साहब ने करना था। एक मीटिंग के बाद दोबारा उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई है। एक मीटिंग के बाद उन्होंने दोबारा इस मामलात की मीटिंग नहीं बुलाई कि इस मामलात के ऊपर बैठ के डिस्कस की जाए कि कराची को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च होना है। जब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही कि एक पेज पे बैठने के लिए, तो क्या वो 1100 अरब डाल के इनकी झोली में डाल दिया जाए जो करप्शन की बुनियाद पर ख़त्म हो जाए? ठीक है, आप तो ये इनका काम है ना। मेरी बात को आप अभी तक मेरी बात की नौइयत को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा हूँ कि आप पूरी बात कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत मुराद अली शाह वज़ीर आला के ऊपर आप कह रहे हैं उन्होंने कमेटी बनाई, उनको लीड करना, तो उन्होंने नहीं बनाई, वफाक ने बनाई, कमेटी बन गई। जब आप लोग कंपेनिंग कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में, आप लोगों ने तमाम अपने हलकों में ये बात की थी, जितने भी MNAs थे उन्होंने सब ये बात की थी कि हम बजट पास कर देंगे, हम अपनी तरफ से तमाम तर मामलात अपनी खदमात अंजाम दे देंगे, अगर कराची में काम नहीं हो पाया तो इसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी। आवाम को भी तो इस बात से आगाह करना था ना आपने। आज अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। आप अपने हक और ईमान से बताएं, जो जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो इदारे जो अंडर वफाक के आते हैं वो अदा कर रहे हैं अपने मुखलिसी से। अच्छा, ये बात तो आपके भी इल्म में, हम अगर कह रहे हैं तो हम गलत नहीं कह रहे हैं। 18वीं तरमीम की आप पूरी कहानी उठा कर देख लें, जो भी सिस्टम देख लें, उसमें डायरेक्ट वफाक मदाखलत ही नहीं कर पाते। इनसे तमाम चीज़ें ली जाएंगी, उस पर काम किया जाएगा। नहीं, अगर सुन लेना मेरा सवाल आपसे यही है कि मैं वही आ रहा हूँ, आप सुन लेना, आप बात कर लेंगे। गरीब तो ये नहीं मान रहा ना, गरीब से तो आप लोगों ने वोट लिया, वह गरीब ने, मैंने इंट्रो में अपने कहा कि गरीब तो ये सोच रहा था कि अब आएगी तब्दीली, अब रिवायती सियासत ख़त्म होगी, अब ग्रीन कार्ड को इज्जत मिलेगी, अब लोगों में बाहर ममालिक में हमारी इज्जत बढ़ेगी। मगर गरीब के आगे तो ये आप लोग बातें कर रहे हैं 18वीं तरमीम और फिर फलां हमने सब कुछ दे दिया, सिंध हुकूमत नहीं कर पा रही, मतलब ये भी मेरी बारी ख़त्म हुई अब तेरी बारी। नहीं, ऐसा नहीं, हमारी कोई बारी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी सियासत नहीं है, हमारे पास वो लोग नहीं हैं कि हम अगर बैठ के अगर जरदारी के साथ बैठ जाएंगे अगली बारी तेरी अगली बारी मेरी। इमरान खान का क्लियर चांस है। और बाकी रहा, पूरी दुनिया पाकिस्तान की इज़्ज़त कर रही है सर, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त पूरी दुनिया कर रही है। बात आप माने और तस्लीम करें, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद, इस खान साहब की तकरीर के बाद पूरी दुनिया ने इमरान खान की तरफ फोकस किया है। आपकी इज़्ज़त पाकिस्तान की पूरी दुनिया में स्टैम्प की जा रही है। आप ये देखें कि कल तक इंडिया के अंदर पूरी दुनिया की चौथी बोल रही होती थी, आज इंडिया को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान की वही तो खारजा पॉलिसी है कि जो कल तक नाकाम थी, और आज अगर इंडिया ज़ीरो पे आ गया तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तो है कि पाकिस्तान ने वो काम करके दिखाया कि आज इंडिया के अंदर करप्शन के वो सारी चीज़ें बाहर आ गई और इंडिया के अंदर वो सिस्टम शुरू हो गया कि इंडिया टूटने की तरफ जा रहा है। आप तो इस चीज़ में रखते हैं ना, मीडिया से ताल्लुक़ है ना, तो ये कब हुआ? ये 2 साल में तो हुआ ना। इस माजी में तो साड़ियाँ थोड़ी मंगाई हैं, फ्रूट की पेटियाँ तो नहीं आई ना इंडिया से। ये वो खारजा पॉलिसी है ना पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की वजह से। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि मईशत थोड़ा सा इंतज़ार करें, बेहतर होगी इंशाल्लाह, और महंगाई भी ख़त्म होगी। और अब मैंने आपको शुरू में भी कहा कि आवाम मुतमईन होगी कि पाकिस्तान में अच्छा थोड़ा सा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर काबू पा लें, हम ये ब्यूरोक्रेसी से निजात दे लें, बहुत जल्द बहुत कुछ होने जा रहा है। और अगले 2 महीने में सर कराची मेन टारगेट है हमारी पार्टी का। कराची 72%। आपकी पार्टी का मेन टारगेट कराची है। सुन लें, कराची 70। वज़ीर आज़म साहब जब से वज़ीर आज़म बने कितनी दफ़ा इन्होंने दौरा कर लिया कराची का? कराची 3-4 दफ़ा कई दफ़ा आ चुके हैं वो तो कई दफ़ा गवर्नर और 3-4 दफ़ा। आप 4 दफ़ा मुझे गिनवा दें। नहीं, गवर्नर हाउस 4 दफ़ा मुझे गिनवा दें। सर देखें, गवर्नर हाउस में 2 प्रोग्राम में तो मैं गया, अभी पीछे भी आए थे 2 दफ़ा, 4 प्रोग्राम 4 दफ़ा मुझे गिनवा दें आप। 4 दफ़ा आ चुके हैं ना। मैं डेट वाइज मेरे इत्तलात के हिसाब से और मेरे ज़राओं के हिसाब से तो
2 दफा आए वजीर आजम बनने के 3 बाद। से 4 दफा आ चुके हैं आपके इलम में। अपने 4 दफा गिनवा दे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैं डेट याद करूंगा फिर बताऊंगा नहीं, आपको। आप कोई वाकया बता दें मुझे जिस पे तस्वीर रखती हो। नहीं, तब ये 1100 अरब रुपए का जो ऐलान किया था, खान 5 साहब भी घंटे के लिए खान साहब आए थे, आए थे। उससे वज़ीर पहले आज़म 2 बने, दफा मुतारिफ गवर्नर आए। हाउस में मीटिंग हुई सर, जिसमें तमाम पूरे कराची मुल्क को लोग। पालता है, उस पर 4 दफा चक्कर लगाना कोई मायने नहीं बनता है, कोई जवाब नहीं बनता अच्छा, है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग भी उसी ब्यूरोक्रेसी का शायद मैं नहीं हूँ, मैं तो अवाम की सवाल के पूछ रहा हूँ। माजी के अंदर मेरी बात का सुन। मैं अपना कोई तज्जिया अच्छा, मेरी पेश नहीं बात कर सुन ले रहा, कि 2 साल के अंदर अगर ना आप चैनल कोई अपना तज्जिया पेश कर रहा है, मैं वही सवाल 2 पूछ रहा हूँ, साल गरीब के जहन में और गरीब से भूख सवाल 2 पूछना साल पुछवा रही है, मैं वो सवाल उसकी सर नुमाइंदगी मैं कर वही रहा आ हूँ रहा गरीब की। हूँ। 2 साल के इस टाइम पीरियड में आज अगर हमें आप गिनवा रहे हैं कि वज़ीर 2.5 साल में वज़ीर आज़म साहब कितनी दफ़ा हैं, मुझे जहाँ तक ये पड़ता है कि 4 दफ़ा हैं। लेकिन माजी में जब ये पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ वज़ीर आज़म थे, जब इस शहर में लाशें गिर रही होती थी, जब इस शहर में कर दो नहीं, मैं वही आ रहा हूँ। उस वक्त उस टाइम मीडिया कम अज़ कम इस बात पे नहीं उठाता था कि इस मुल्क के अंदर ये कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहाँ है। उस टाइम क्यों खामोश थे आप लोग? अब ये बात कहीं और निकल जाएगी। अगले वजीर आजम सर नहीं, ऐसा नहीं है ना। उस टाइम ये तो आवाम समझ चुकी थी कि शहर को अगर बचाना है तो हमें पार्टी के अंदर वज़ीर इमरान खान के साथ लाना है, वरना इस शहर के अंदर जो कुछ हुआ ना, ये कहीं और चली जाएगी आपका पूरा मेरा इंटरव्यू। आवाम उसी वजह से इस तरफ आई कि बहुत सारी लाशें उठा ली थी लोगों ने सर इस शहर के लिए। आप मेरे इस इंटरव्यू कहीं और कन्वर्ट करना चाहते हैं, मेरे को आधा घंटा दे दें, मैं आपको बता दूंगा। कराची की आवाम ने अगर तब्दीली करते हैं कि आवाम ने लाशें उठा ली थी, उससे थक गई थी। थक नहीं गई थी कराची की आवाम, ये समझ गई थी। मैं समझ गया हूं कराची थक नहीं गई थी कराची की आवाम। ये बात करना चाह रहे हैं कि आवाम ने लाशें बड़ी उठा ली थी तो वो थक गई थी, थक नहीं गई थी। अच्छा, जब ये अल्फाज गलत है उठाना चाह रही आपका। थी। कराची की आवाम ये समझ चुकी थी कि अगर शहर में अमन आएगा तो इस बेस पे आएगा कि माजी के तमाम हुक्मरानों से जान छुड़ानी होगी। अच्छा। थक नहीं गई थी। मैं जो बात कर रहा हूँ इस तरीके से आप मुझे जितना भी घुमा लें, ये कोशिश में आप घुमाने की बात जो हक़ाइक़ पे मबनी बात है, थक नहीं गई थी। पहले ये बात दहशतगर्दी से मर रही थी, अब भूख से मर रही है। भूख भी दहशतगर्दी के कोई ज़ुमरे में भूख आ से गई नहीं है। मर रहा। पहले गोली और आप बम का सर काम मेरे भूख साथ कर अभी रही है। चले, अभी चले। गरीब आदमी परेशान है, हम मानते हैं। गरीब आदमी खुदकुशी कर रहा है। मैं आपके सामने सर सुरजानी टाउन आप चल लें, आप खुदा की बस्ती चल लें, आप 4K की तरफ चल लें, ऐसी मैं न्यू कराची में मुख्तलिफ विजिट कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से कोरोना को कितने, कोरोना को तो पूरी दुनिया में आया ना, लेकिन जो पूरी दुनिया में कोरोना आया ना, जिस तरीके से इस हुकूमत ने इस कोरोना के पूरे सिस्टम को संभाला, पूरी कोरोना से पहले पूरी दुनिया सर पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। एक इलाके में एक बेरोजगार आदमी ने बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से खुदकुशी की है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। अब इसको आप तस्लीम करें या नहीं करें वो अच्छा, इसमें डायरेक्ट वजीर आजम साहब आपको आप इसको मुंसलिक करेंगे। सुने सिस्टम को वहीं आते हैं ना। सुरजानी सिंध हुकूमत के अंडर में आता है, कराची सिंध हुकूमत के अंडर में आता है, नवाब शाह सिंध हुकूमत में आता है। मादर के साथ हमारे से वो बैठी है। अस्पतालों का वह जो आलम है ना, तो बच्चा भी ना रोड पे रक्शे में वहाँ पर सिलसिले चल रहे हैं, वहाँ पर थर के अंदर लोगों को पानी मैसर नहीं है। वहाँ कराची के जो हालात इन्होंने यहाँ किए हुए, अगर ये सारा का सारा यहाँ पर सिस्टम सिंध गवर्नमेंट बना ले तो कोई भी आदमी, अभी हज़ारों टन गंदुम ख़राब हो गई है पड़ी पड़ी। वो क्या वफाक की गंदुम थी? अगर वो मिलों में आ जाती तो आटा कितना सस्ता हो जाता। क्यों रखी हुई थी छुपा के इन लोगों ने? कोई है इनसे पूछने वाला? इस पे तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए था कि गंदुम खराब हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को बुलाएंगे, उनसे हम ये सर आप बुलाएं ना, हम ये सवालात करेंगे। मगर आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप बुलाएं, रहनुमा को, आप जब बुलाएं मुझे बुलाइएगा, मैं जवाब दूंगा। उनकी करप्शन के बारे में मैं बता दूंगा ना आपके, वो कहाँ की करप्शन कैसे करते रहे। आप नुमाइंदा बिठा लीजिएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम तरतीब देंगे। मगर मेरा सवाल आपसे यही है कि जो पिछले ज़माने की आप बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी, बम, पिछले ज़माने के नहीं, थोड़े दिन हुए हैं। ज़माना बहुत लंबा, थोड़े दिन नहीं हुए। पिछली गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो वो थोड़े दिन की बात नहीं है, वो ज़माना ही समझ लें। एक ज़माने से हो रही थी ना ये कराची के साथ, इस बात को तो तस्लीम करते हैं। एक ज़माने से कराची के साथ दहशतगर्दी वाला मामला था। तो आवाम का यही तासुर है, जो दहशतगर्दी, बम बारूद, धमाका कर रही थी, वो सब मिलकर भूख, गुर्बत, बेरोजगारी कर रही है। नहीं तो ऐसा नहीं है अनवर साहब।
मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक चीज़ को फोकस कर लिया। महंगाई है लेकिन माजी से भी अभी सर, कम मैंने फोकस नहीं किया, माजी से भी कम मैंने है। फोकस किया हुआ। और आप जिस दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं ये तो सबको पता है बहुत। अगर ये आर्मी इस चीज़ को नहीं कवर कर रही होती तो शहर का बुरा हाल था। और इस शहर की कड़ियाँ इंडिया से मिलती थी जाके, सबको मालूम था। लेकिन इसको अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करने में आर्मी ने बड़ा किरदार अदा किया। अब हम ये आपसे इतना ही कहेंगे कि 2.5 साल हो गए हैं बकौल आपके, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, महंगाई नीचे आएगी। जब कभी हमारी आपकी दोबारा मुलाकात आएगी तो इंशाल्लाह बहुत नीचे आ चुकी होगी और फिर आपको खुशी होगी कि वाकई तब्दीली आई है। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात आखिर में भाई इशारा कर रहे दोहराऊँगा कि आज आप अभी भी यूटिलिटी स्टोरों पर चले जाएँ, 75% अगर वहाँ चीज़ बिक रही है तो बाहर 100% बिक रही है। तो कौम को तो एक रिलीफ मिला हुआ ना, जहाँ यूटिलिटी से सस्ती चीज़ मिल रही है। 410 रुपये का आटा मिल रहा है, 68 रुपये किलो की चीनी मिल रही है। तो ये तो सारे वही ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना जिनकी कड़ियाँ माजी के हुक्मरानों से जाके मिलती हैं। तो आप ये समझते हैं कि एकदम सारी चीज़ें कवर हो जाएँ तो वो टाइम लगेगा। चले इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन मोहतरम यही उम्मीद रखते हैं और यही उम्मीद कर सकती है आवाम, और हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली देखने का मौका मिलेगा। गरीब तर नहीं होगा, गरीब अमरा की तरफ भी जाएगा और अमीर तर नहीं होगा। अमीर और गरीब में जो एक गैप है वो ख़त्म होगा। गरीब भी पाकिस्तान में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होगा और अमीर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। दोनों गरीब और अमीर को अपने अपने हुकूक मिलेंगे। यही उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में एक नए तर्ज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अपने मेज़बान अनवार खान यूसुफ़ ज़ई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।